नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हमारे 10वीं की जितने भी विद्यार्थी हैं बिहार बोर्ड वाले, उनकी जो हमारी पुस्तक चल रही है पीयूषम द्वितीय भागा, उसका आज हम देखिए भारत महिमा पंचमा पाठा पढ़ रहे थे। उसी का पहला पाठ हम लोगों ने अच्छे से कर लिया था। अब हम लोग करने वाले हैं उसका दूसरा अनुवाद भाग दूसरा। ठीक, तो अनुवाद भाग दूसरे में हमारा क्या है, भारत की महिमा क्या है, भारत की धरोहर क्या है, भारत की प्रकृति क्या है, भारत की धरोहर में भारत की हमारी संपदा क्या है, भारत में है क्या क्या। इस पर हम पहले पार्ट में भी कुछ चर्चाएं कर चुके थे, अब दूसरे पार्ट में भी हम कुछ चर्चाएं करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जैसा लिखा हुआ है, कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड भारत महिमा प्रथमा पाठा अनुवाद भाग 2। उसी को हम आगे उसी क्रम में बढ़ाएंगे और बताने की आपको जरूरत है नहीं है। देखिए आप कि भारत की कीर्ति और यश कहां कहां पर विद्यमान है। अब तो जमी से लेकर के चांद तक पहुंच चुकी है। तो इसमें कोई भी ये इसमें कोई संदेह ना माने कि भारत की महिमा क्या है। पाठ के माध्यम से आपको पढ़ाया जरूर जा रहा है और वास्तविकता में हम भारत के ही हैं, तो हमें मालूम है कि भारत की महिमा क्या है। भारत एक ऐसा अपने आप में अपनी शक्ति है जिसके समुद्र पैर धुलता है और जिसका हिमालय मुकुट के समान सुशोभित होता है। वही भारत की महिमा है जो हमसे जानता है। ठीक, रत्ना पदांकृत अर्थात रत्नाकर जो है वह पैरों को धुलता है। ठीक, चलिए आगे देखें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोगों ने 3 श्लोकों तक पूरी हमने क्या है कविता को पूरा पढ़ लिया था, इसलिए श्लोकों को पढ़ लिया था। अब हम चौथे श्लोक से पढ़ेंगे। चौथे श्लोक में क्या बातचीत हो रही है देखें। इसमें क्या कहा है हमारी चौथे श्लोक में कवि ने क्या, देखिए आप थोड़ा सा कि विशालास्म दिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरई रम्य रूपा वनई पर्वतई निर्झरई भव्य भूति और बहंती भीरेशा शोभा चाप गावी। ये तो श्लोक मैंने आपको केवल ऐसे पढ़ा दिया है थोड़ा सा। अब आपको मेरे साथ पढ़ना है। वाचन करने से क्या होता है कि जब हम वाचन करते हैं और वाचन करने के बाद हम किसी पाठ को बहुत अच्छे से अध्ययन करते हैं तो निश्चित है कि उसके जितनी भी उससे बनने वाले प्रश्न होंगे वो हमसे बनेंगे। दोनों तरीके से आप इसको पढ़िएगा। पहली बात तो परीक्षा में नंबर लाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, भारत की महिमा हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए हमारे लिए कितनी उपयोगी है वो आपके जब दोनों भाव मिलेंगे तो आप जल्दी से इसको सीख पाएंगे। ठीक, केवल उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि परीक्षा में नंबर आने हैं तो हमें केवल नंबर के हिसाब से पढ़ना। नंबर के हिसाब से पढ़ना है तो फिर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वास्तविकता में आपको अपनी योग्यता प्रदर्शित करनी है, आपको अपनी जो आपकी दक्षता है उसको बाहर लाना है, आपके अंदर की जिज्ञासा है उसको बाहर लाना है, तो आपको फिर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और मुझे मालूम है कि जितने भी विद्यार्थी इसमें हैं वो सब पढ़ने वाले ही हैं और पढ़ने के साथ साथ अगर अच्छा लगता है तो बाहर भी उसकी क्या है चर्चाएं होती हैं कि इसको लेकर के हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं चौथे श्लोक में क्या बात हुई है कि विशालास्म दिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरई रम्य रूपा मनई निर्जरई मनई पर्वतई निर्झरई भव्य भूति महंती वीरेशा शुभा चाप गाभी भवंती वीरेशा महंती वीरेशा शुभा चाप गाभी। कितनी सुंदर बात यहां पर कह दी है कवि ने कि भारत की महिमा में गुणगान कर दिया है। आप इस तर्ज को ही सुने, मान के चलिए मैं आपको गा रहा हूं, आपकी मुझसे भी अच्छी आपकी लय हो सकती है। मैं तो केवल आप लोगों को एक मार्गदर्शक के रूप में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि पहली बात तो भारत की महिमा है तो और अंदर वीर रस होना चाहिए, जोश के साथ आपको गाना चाहिए। दूसरी बात कि संस्कृत है तो संस्कृति से जुड़ी है तो भी हमें बहुत भाव के साथ गानी चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक, तीसरी बात हमारे पाठ्यक्रम में है तो पाठ्यक्रम में इसके नंबर भी जुड़ने हैं तो तीसरे हमें और बहुत जिज्ञासापूर्ण होकर के प्रश्नों को छांट करके पढ़ना चाहिए। और चौथी बात मैं आपसे कर दूं कि संस्कृत सबके बस की बात नहीं है।
आप लोग भी पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों का सौभाग्य है कि आपको संस्कृत पढ़ने की मौका मिल रहा है। बहुत सारे विद्यालय तो ऐसे हैं जहां संस्कृत चलती ही नहीं है। उसका कारण क्या है संस्कृत न चलने का? क्योंकि वहां पर संस्कृत का कोई ज्ञानी है ही नहीं, वो संस्कृत को जानते ही नहीं है कि संस्कृत है क्या। संस्कृत वो चीज है जहां सब कुछ मिलेगा, चाहे वो आप विज्ञान का क्षेत्र उठा लो, चाहे वो आप मेडिकल साइंस का पूरा क्षेत्र उठा लीजिए, और चाहे भूगोल खगोल शास्त्र, और चाहे आप चरक संहिता से लेके आयुर्वेद संहिता से औषधालय से, सब कुछ उसमें मिलेगा। संस्कार शिष्टाचार सब कुछ मिलेगा। ठीक, तो सबकी बस की बात नहीं है। हम लोगों का सौभाग्य है, मुझे सौभाग्य मिला पढ़ने का, और अब आपको सौभाग्य मिल रहा है पढ़ने का। तो संस्कृत को ऐसे ना गवाइए, इसको बड़े ऐसे भाव से कि हृदय पूर्ण भाव से आपको इसको गाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक, देखिए संस्कृत में फिर उन्होंने क्या है, आप लोग भी मेरे साथ वाचन करेंगे, मैं 2-3 बार इसका वाचन करवाऊंगा, जिससे आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरैरम्य रूपा बनई पर्वतै निर्झरै भव्यभूति बहन्ति भीरेशा शुभा चापगाभि विशालास्मदीया धरा भारतीया सदा सेविता सागरैरम्य रूपा बनई पर्वतै निर्झरै भव्यभूति बहन्ति भीरेशा शुभा चापगाभि बहन्ति वीरेशा शुभा चापगाभि। चलिए अब देखेंगे इसमें उन्होंने क्या कहा। विशालास्मदीया, पहली बात तो यहीं से देखें, विशाल प्लस अस्मदीया, विशाल प्लस अस्मदीया, अस्मदीया ये लिखा हुआ है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। बड़ा ला क्यों हो गया है यहाँ पर, छोटा आ और इसका अस्मदीया का छोटा आ, ये दोनों ने यहाँ पर क्या किया, संयोग किया और बड़ा आ बन गया। और बड़ा आ बन गया मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि का योग बन गया। दीर्घ संधि क्या बन गया है बेटा, दीर्घ संधि का यहाँ योग बन गया। अब दीर्घ संधि का जब योग बन गया तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर ये आ हट जाएगा, यहाँ बड़ा ला हो जाएगा, और अस्मदीय शब्द यहाँ पर जुड़ जाएगा। अस्मदीय ये शब्द जुड़ जाएगा तो यहां बनेगा विशालास्मदीया। आपको मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दिया है। दीर्घ संधि का सूत्र मैं आपको बता दूं कि अकह सवर्णे दीर्घा होता है। क्या होता है बेटा, अकह सवर्णे दीर्घा। अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र होगा, जो इस सूत्र के माध्यम से यहां दीर्घ संधि होगी। ठीक, अक्ष सवर्णी अच परे हो तो दीर्घ संधि होती है। तो यहां पर भी हमारा दीर्घ संधि का योग बना। तो यहां उन्होंने कहा विशालास्मदीया धरा भारतीया। विशालास्मदीया धरा, धरा यहां पर किसके लिए कहा गया है, पृथ्वी के लिए कहा गया है। किसके लिए, पृथ्वी के लिए कहा गया है, हमारी भूमि के लिए कहा गया है। और ये उन्होंने कह दिया है भारतीया। भारतीया माने हम भारतीय, हम भारतीयों की बात कर रहे हैं कि जो हमारे भारत देश की भारत भूमि है, वो धरा है, वो कैसी है, विशालास्मदीया। हमारे भारत देश की जो भूमि है वो कैसी है, विशाल, चारों तरफ विस्तार पूर्वक फैली हुई है। और उसका क्या है, बोले सदा सेविता। ऐसी भारत भूमि को, ऐसी भारत भूमि है, विशाल भारत भूमि है, जिसका बोले सदैव सेविता सागरई रम्य रूपा। जो सागरई माने जो समुद्र है, सागरई कहां से लिया गया है, सागरई समुद्र, ये तृतीय विभक्ति लगा है। कौन सा लगा है सागरई में, सागरई, सागरई में हमारा तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। जो समुद्रों के द्वारा शोभायमान है, रम्य रूपा, तृतीय विभक्ति। ठीक है ना, ये तृतीय विभक्ति है और हमारा बहुवचन पद है। क्या है, बहुवचन है तृतीया का, तृतीया का बहुवचन यहां पर लगा हुआ है। जो बोले हमारे भारत की भूमि कैसी है, भारत की धरा कैसी है, भारत की अस्मदीय, अस्मदीय माने हमारी, हमारी अस्मदीय धरा भारतीया। अस्मदीय देखो, अस्मदीय भारतीय धरा विशाला, अर्थात हमारी धरा, हमारी भारतीय धरा कैसी है, बोले विशाल है, विशाल है। सदा सेविता सागरई रम्य रूपा, जो रमणीय रूप में विद्यमान है, रमणीय रूप में विद्यमान है, शोभा कांक्षणी है, अच्छी है, और कैसी है, सौंदर्य है।
कैसी? बोले भव्य भूति, ठीक, सदा सेविता, जिसकी समुद्र हमेशा सदैव क्या करते हैं? चारों तरफ रमणीय रूप में दिखाई देते हैं। बनई, बनई में भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा है? बनई में भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। जैसे कैसे? जैसे रामई वैसे ही बनई, जैसे फलई वैसे ही बनई। पर्वतई, पर्वतई में भी हमारा क्या लगा हुआ है? तृतीय का बहुवचन। पर्वतई, इसमें भी तो तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। फिर बोले निर्झरई, निर्झरई, इसमें भी तृतीय का बहुवचन। निर्झरई, निर्झरई, तृतीय का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक। भव्य भूति अर्थात ऐसा विद्यमान दिव्य स्वरूप जिसका दिख रहा हो, भव्य भूति, ठीक, भव्य रूप में जो भूति प्रदर्शित हो रही हो, ऐसी भव्य भूति, ठीक। अब उन्होंने कह दिया है कि बहंती विरेशा शुभा चाप गाभी, ठीक। बहंती भी, यहां पर भी बहंती भी में भी हमारा तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। क्या लगा है? बहंती भी, बहंती भी, इसमें भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन, जैसे कभी भी वैसे भी बहंती भी। फिर लगा हुआ है आप चाप, आप गाभी, इसमें भी तृतीय विभक्ति, आप गाभी। आप गाभी में भी हमारा क्या लगा है? चा अलग हो जाएगा और आप गाभी अलग हो जाएगा, तो चा माने और, ठीक। सदा सेविता अस्ति, सदा सेविता अस्ति, ऐसे उन्होंने पूरा यहां पर क्या है? बना दिया है। ये तो हमारा हो गया है अन्वय। उन्होंने कहा कि हमारे भारत देश की अस्मदीय धरा, भारतीय धरा, ऐसी देश की धरा जो विशाल रूप में प्रदर्शित है, और जहां पर वनों के द्वारा, जहां पर बनई ही माने वनों के द्वारा या वनों से, पर्वतई माने पर्वतों से, निर्झरई माने निर्झर झरनों से, भव्य भूति अर्थात प्रदर्शित होती है, दिखाई देती है। और बहंती भी रेशा शोभा चाप गाभी, और जहां पर बह रही हैं नदियों का संगम, और सदा सेविता सागरई, और समुद्र जिसके पैर धो रहे हों, अर्थात ऐसी हमारी क्या है? पूरे भारत की भूमि है, ठीक। ये देखें, ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटा क्या बताया है? अर्थ बताया है। और मोटा मोटा अर्थ बताने का मतलब ऐसा है कि आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया है। अब इसका हम सीक्वेंस के साथ अर्थ देखेंगे, वो कैसा होगा। देखें, अभी तो मैंने बताया विशाल का मतलब बड़ा, अस्मदीय का मतलब हमारी, धरा माना पृथ्वी, भारतीय माना भारतीयों की, सदा माना हमेशा, सेविता माने सेवा करते हैं, और सागरई माने समुद्र, रम्य रूपा माने रमणीय और या शोभा अच्छी, बनई माने वनों के द्वारा, पर्वतई माने पर्वतों के द्वारा, निर्जरई माने निर्झर झरनों के द्वारा, बहंती माने बहती हैं, विरेशा अभिरेशा, भरंती भी ऐसा, ऐसा शुभा चाप गाभी, और ये सब क्या है? शुभा कांक्षणी सुंदर प्रतीत होती हैं, ठीक। अब यहां देखें, अस्मदीया, अस्मदीया भारतीया धरा विशाला रम्य रूपा शुभा भव्य भूति चा ऐसा सागरई पर्वतई निर्झरई बहंती भी आप गाभी चा सदा सेविता। अब ये शब्द इन्होंने, ये हमारा क्या हो गया है? अन्वय किया है। अन्वय का मतलब होता है विधि पूर्वक से अन्वय करना। विधि पूर्वक कैसे होता है? अर्थात जैसे ये हमारा जो श्लोक लिखा हुआ है, ये लिखा होता है छंदोबद्ध रचना, जिसमें लय तुक गण यति गति के साथ में हमें श्लोकों की रचना करनी होती है। तो श्लोकों की रचना करने में कवि ने अपना एक भाव देता है, ठीक। लेकिन जब हम अर्थ निकालते हैं तो एक अन्वय होता है, जिसे हम व्यवस्थित क्रम करते हैं। जरूरत पड़ने पर हम शब्दों का क्या करते हैं? स्थानांतरण करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ से सदा सेविता उठा करके लास्ट में रख दिया है, देखो सदा सेविता, जरूरत पड़ने पर। तो अब ये हमारा अन्वय हो गया। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि मैंने अभी आपको बताया कि सागरही में तृतीय का बहुवचन, पर्वती में तृतीय का बहुवचन, निर्झरई में पर्वती, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी, सब में तृतीय का बहुवचन है। लेकिन ये तृतीय का बहुवचन आपने देख तो लिया है कि तृतीय का बहुवचन ये होता कैसे है। देखें, जैसे आपको केवल एक राम के रूप बताऊंगा, फिर इसके बाद कवि के बताऊंगा, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। ये लिखा हुआ है बहुवचन में रामाह, बहुवचन वस के रूप है, आपके पास लिखे होंगे या बालक के होंगे राम के, तो आप उसमें देखेंगे रामाह, रामान, रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः,
रामेभ्यः रामाणाम, रामाणाम रामेषु, रामाणाम रामेषु। ठीक है, अब यहां पर ये सप्तमी विभक्ति हो गई है। ठीक, और संबोधन अभी मैंने लिखा नहीं है, देख ध्यान रखना, केवल मैंने आपको विभक्तियों के आधार पर यहां लिख दिया है। अब विभक्तियों के आधार पर जब ऐसा लिख दिया है तो विभक्तियों के आधार पर अब सागरई का रूप देखेंगे तो सागर के भी रूप ऐसे बनेगा, तो सागरा क्या बनेगा, सागराह, सागराह, सागरान, सागरान, सागरई, सागरई। अब इसके बाद मैं आपसे, अब इसके देखो आप निर्झर का भी बना लोगे, अब इसमें बहंती भी और पर्वतई का भी आप बना लोगे। अब बहंती भी और आप गाभी का और देख लीजिए कैसे बनेगा। जैसे यहां पर आप कवि के रूप देखेंगे तो कवयः क्या बनेगा, बहुवचन में बनेगा कवयः, कवीन, कवि भी, कवि भी बनेगा, कवि भी। यहां पर बहंती भी क्या बन गया, बहंती भी, आपगा भी बना है कि नहीं बना। तो इस प्रकार से हमारे ये सारे रूप बनते जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको कि रूप कैसे हमें बनाना है, कैसे पता करना है कि कहाँ कौन सा रूप लगता है। ठीक, एक बार इसका उच्चारण करें फिर आगे चलते हैं। उन्होंने कहा भारत की महिमा को देखते हुए कि विशालाश्मदीया दारा भारतीया सदा सेविता सागरैरम्य रूपा बनई पर्वतै निर्झरैव व्यभूति बहंती वीरेशा शुभा चापगाभि। ठीक, चलिए अब यहां देखना है कि यहां पर विसर्ग संधि है और यहां पर भी हमारी बहंती वीरेशा में भी विसर्ग संधि है। कैसे है विसर्ग संधि, बहंती, बहंती भी प्लस ऐसा, ये ऐसे यहां पर विसर्ग के स्थान पर रा हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा, और ऐसा का ए चढ़ जाएगा इस पे मात्रा, तो यहां हमारा ये सा यहां जुड़ जाएगा, बहंती वीरेशा बनेगा कि नहीं बनेगा, बहंती वीरेशा। तो इस प्रकार से हमारा इसमें विसर्ग संधि। ऐसे ही देखो हमें देखना होता है कि जब हमें किसी चीज का देखना है कि इसमें संधि है या नहीं, तो उसके शब्दों का खंडन कर दो अलग अलग, तो इसका अर्थ निकल आता है। अर्थ देखेंगे, अर्थ में क्या कहा उन्होंने, हमारी भारत भूमि कैसी है, बोले विशाल है, बड़ी है, बहुत बड़ी है, विशाल है, मनोहर तथा बहुत सुंदर ऐश्वर्य वाली है। यह सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा क्या होती है, बोले सुशोभित रहती है, सुशोभित है। व्याख्या में उन्होंने क्या कहा है, व्याख्या में कवि का भाव क्या है, व्याख्या में देखें कि प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें भारत की विशालता एवं प्राकृतिक संपदा के संबंध में प्रकाश डाला गया है। भारत एक विशाल देश है, नो डाउट, भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय है, उत्तर में क्या है, हिमालय है, पर्वत, हिमालय पर्वत प्रहरी के समान है। ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय पर्वत क्या है, प्रहरी, पहरेदार हो भारत का। ठीक, उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। ऐसा लगता है जैसे पांव पखार रहा हो, पैर धुल रहा हो। और क्या बोले, गंगा, यमुना तथा ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां अपने जल से यहाँ की भूमि सिंचित करती हैं। तो वनों से मूल्यवान लकड़ियां एवं फल फूल प्राप्त होते हैं। अतः भारत देश सभी प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। प्राकृतिक संपदा, जितनी प्रकृति के द्वारा संपदाएं होती हैं, प्रकृति की धरोहर होती है, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे नदियां हो और चाहे समुद्र तक हो, सब कुछ यहां पर मिलेगा। ऐसे हमारे भारत की भूमि है। आगे देखेंगे, आगे उन्होंने क्या कहा है, 5वें नंबर के हमारे श्लोक में देखिए कवि क्या कहना चाहते हैं भारत के बारे में। देखें जरा कि जगत गौरवं भारतं शोभनीया सदा स्माभिरेता तथा पूजनीयम् भवेद् देशभक्ति समेषां जनानां
परादर्श रूपा सदा वर्जनीया जगद गौरवं दैवार्तं शोभनीया सदास्माभिरेता तथा पूजनीया भवेत् देशभक्ति समेषां जनानां परादर्श रूपा सदा वर्जनीया परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। देखें जरा, भारत देश में फिर उन्होंने कहा कि जगत गौरवम भारतम शोभनीय। संसार, जगत, जगत का शब्द आया है ना यहां, जगत क्या आया है बेटा, जगत, जगत प्लस गौरवम, जगत प्लस गौरवम। तो सबसे पहले तो यहां ये देख लो कि यहां पर क्या हो गया है, जस्त संधि हो गई है। कौन सी संधि हो गई है, व्यंजन संधि। ता के स्थान पर क्या हो गया है, दा, और दा हो गया है तो दा ऐसा रहेगा, और गौरवम यहां शब्द लिखा हुआ है, गौरवम, ठीक, जगत गौरवम। अब ऐसे आप लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखना है तो आप दा के नीचे क्या लगा दोगे, गा लगा दोगे, और ऐसे ये लगा दोगे, गौरवम, जगत गौरवम। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो यहां लिखा हुआ है जगत गौरवम, लिखा है कि नहीं लिखा, तो ये तो हो गया जगत गौरवम, ये जगत गौरवम भारतम शोभनीय। संसार में भारत की शोभा गौरवशाली है। संसार में पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में क्या है, भारत की शोभा एक गौरवशाली है, और ये जानता है सब कोई। हमारा देश प्राचीन से ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है, तो शुरुआत से ही हमारा भारत क्या रहा है, गौरवशाली रहा है। और पहले आप लोग जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, ठीक, वो ठीक है, आकस्मिक ऐसी कुछ हमारे यहाँ आक्रांताओं का युग बना जिससे हमारे यहाँ की संपदा यहाँ से चली गई है, लेकिन ये वो भी जानते हैं कि भारत की संपदा ना होती तो आज हम इतने संपन्न ना होते। भारत से ले गए हैं, पल रहे हैं सब भारत की शरणागति में, सब कर्जी हैं, सब कर्ज धारण किए हुए हैं भारत का। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले देखो, ये आज का थोड़ी है, ये आज का नहीं है, ये हमेशा प्राचीन काल की संस्कृति से लिखा हुआ है। कैसा कि जगत गौरवम भारतम शोभनीया, ये संसार पूरा भारत की गौरवता को क्या करता है, गुणगान करता है, गुणगान करता है भारत की गौरवता को। और क्या करता है, बोले सदास्मदी, देखो सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीया, और सदा माने हमेशा, अस्माभि माने हमारे द्वारा, तथा, और ये सब क्या है, बोले पूजनीय रहा है, और पूजा करते हैं सब भारत की भूमि को पूजा करते हैं। आज भी हम भारत की भूमि को पूजते हैं, भारत भूमि हमारी माता है, इसीलिए संसार भी गर्व करता है। और क्या बोले, भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम, समय एशाम, सभी, सम माने एसाम जना नाम, अर्थात सभी लोगों में, सम माने समान रूप से क्या है, बोले देशभक्ति देखी जाती है। जो यहां रोज लोग रहते हैं सभी देशभक्त, सभी लोगों में समान रूप से देशभक्ति देखी जाती है। और क्या बोले, पर आदर्श रूपा सदा वर्जनीय, पर आदर्श, दूसरों के, दूसरे यहां जो रहते हैं वो भी क्या है, एक दूसरे से कभी भारत भूमि के बारे में कुछ नहीं करते, सदा वर्जनीय, एक साथ निवास करते हैं, एक साथ रहते हैं। देखें जरा, जगत गौरवम में मैंने बताया अभी कि आपकी व्यंजन संधि थी, भारतम में द्वितीय विभक्ति, और शोभनीय में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है, शोभ, शोभ, देखिए शुभ धातु रहेगी, शुभ धातु प्लस अनीयर प्रत्यय लगेगा। कौन सा प्रत्यय, अनीयर, और अनीयर प्रत्यय से बनेगा शोभ, तो गुण संधि को हो जाएगा गुण, वो धातु को हो जाएगा गुण, तो यहां शोभ बन जाएगा, शोभ, और अनी में से वो अनीयर में से या चला जाएगा तो अनी बचेगा, जुड़ेगा, शोभनीय बन जाएगा, शोभनीय। सदास्माभि, सदास्माभि, सदा प्लस अस्माभि, ऐसे बनेगा, सदा प्लस अस्माभि, सदा प्लस अस्माभि बनेगा कि नहीं बनेगा, सदा प्लस अस्माभि हो गया। देखो ये है, हो गया सदा प्लस अस्माभि,
तो यहां पर देखेंगे आप जो लिखा हुआ है ना सदा प्लस अस्माभिरेषा, ठीक, तो यहां पर हमारा बड़ा आ और यहां पर हमारा छोटा आ दोनों मिलेंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, और जब बड़ा आ बन जाएगा तो सदास्मा भी बन जाएगा, ठीक। और यहां पर जो हमारा बिंदु रखा है इस बिंदु के स्थान पर र हो जाता है विसर्ग संधि में, और ऐसा का जो ए है वो इसमें मात्रा लग जाता है, तो ये बन जाता है हमारा सदा अस्माभिरेषा। बनेगा कि नहीं बनेगा? सदा अस्माभिरेषा, ठीक। और सदा अस्माभिरे तत् तथा बना हुआ है, रे तत् तथा ऐसे बना है ना, तो इसको ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहां पर हमारी दीर्घ संधि बन जाएगी। फिर लिखा हुआ है पूजनीय, तो पूजनीय में हमारा देखिए पूज धातु रहेगी। कौन सी धातु रहेगी? पूज धातु रहेगी और अनियर प्रत्यय रहेगा। क्या रहेगा? अनियर, ठीक। पूजनीय से अनीय प्रत्यय लग जाएगा तो पूजनीय, पूजनीया, पूजनीयम, तो नपुंसक लिंग का हमारा रूप बन जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद दिया हुआ है उसने क्या? भवेत देशभक्ति, भवेत देशभक्ति समेशाम जनानाम। संभवेत देशभक्ति में हमारा प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, जैसे रामः, जैसे भक्ति की बात करें हरि हरि हरिम हरिणा, ऐसे बनेगा, ठीक। भक्ति भक्तिम भक्तयः भक्ति, सम एशाम शमेशाम, जनानाम बना हुआ है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, रामाणाम वैसे ही होगा हमारा जनानाम, ठीक। आगे देखेंगे परादर्श रूपा सदा वर्जनीय, अवर्जनीय सदा वर्जनीय, ठीक। इसमें भी हमारा क्या है? स्त्रीवाची हो गया है वर्जनीय। तो यहां पर देखें वर्जनीय, वर्ज धातु रहेगी, वर्ज धातु रहेगी, अनियर प्रत्यय रहेगा। यहां देख लें ये वर्ज धातु रहेगी और अनियर प्रत्यय, तो यहां पर हमारा बनेगा वर्ज प्लस अनीय। क्यों अनीय क्यों रहेगा? क्योंकि र निकल जाएगा यहां से हलंत्यम तस्य लोपासी, अनी। अब इसको जोड़ेंगे हम तो ये बनेगा हमारा वर्ज नीय। क्या बना? वर्जनीय। आ मिल गया जा में, जा आधा है, तो यहाँ पुल्लिंगवाची बनेगा वर्जनीय, स्त्रीवाची बनेगा हमारा वर्जनीया, ये बनेगा हमारा स्त्रीवाची वर्जनीया। और नपुंसकवाची क्या बनेगा बेटा? वर्जनीयम। क्या बनेगा? वर्जनीयम। अब ये हमारा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में बनता है अनियर प्रत्यय से। इसी प्रकार इसमें बनेगा पूजनीयः पूजनीया पूजनीयम, शोभनीयः शोभनीया शोभनीयम, ऐसे बनेगा। देखो तीनों जगह यहाँ अनियर, यहाँ अनियर, यहाँ अनियर, अनियर प्रत्यय ही लगा हुआ है। चले ठीक है, आगे देख लेंगे। कोई दिक्कत अगर हो तो मुझे बता देना है, कोई भी हो। जैसे अब इसका देखें, ये लिखा हुआ है अन्वय। एक किसी शब्द का हमें क्या करना होता है? किसी श्लोक का एक व्यवस्थित क्रम ढूंढ करके उसे हमें व्यवस्थित अर्थ देने के लिए अन्वय किया जाता है। रस, छंद, अलंकार और यहाँ छंदोबद्ध रचना, यति गणी, यति गण, तुक, लय आदि के साथ हम श्लोकों की क्या करते हैं? कभी लेखन करता है, जिससे हमें एक व्यवस्थित क्रम के लिए एक अन्वय की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ लिखा तथा शोभनीयम जगत गौरवम च एतत् भारतम अस्माभि सदा पूजनीयम अत्रत्यानाम समेसाम जनानाम सदा आवर्जनीय परादर्श रूपा देशभक्ति भवेत, परादर्श रूपा देशभक्ति भवेत। हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से इन्होंने बना दिया। मैंने अभी एक एक शब्द का अर्थ तो आपको बता दिया है। आगे देख लेंगे। अब इसका अर्थ देख लें आप, इसका अर्थ आप देखेंगे तो इसके अर्थ में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक, देखें अब क्रम से आप अर्थ देखेंगे। यह भारत देश शोभनीय है और संसार का गौरव है। भारत देश हमारा शोभनीय है और संसार का गौरव है, और यह भूमि हम लोगों के द्वारा हमेशा पूजनीय है। यहाँ के सभी लोगों की देशभक्ति सदैव आकर्षणीय है, श्रेष्ठ और आदर्श स्वरूप है। मतलब हम सब देशभक्ति, जो हमारे देशभक्त हैं, सब आकर्षणीय रूप से देशभक्ति करते हैं। ठीक, यह व्याख्या में देखें, प्रस्तुत श्लोक भारत महिमा पाठ से लिया गया है। इसमें देशभक्ति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। कवि का कहना है कि हमारी देशभक्ति इतनी मधुर है कि विश्व इसके समक्ष नतमस्तक है। हर व्यक्ति में देशभक्ति की तीव्र भावना है। सभी तभी देश की रक्षा के लिए तन मन धन से समर्पित है। इसके आदर्श आचरण
के कारण हमेशा शोभनीय और पूजनीय है। क्योंकि हमारी देश देखिए आदर्श के लिए क्यों मानी जाती है, संसार इसका गुणगान क्यों करता है, गौरव के रूप में क्यों जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर भूमि को माता माना जाता है, नदियों को माता माना जाता है, और क्या पूरी भारत को माता माना जाता है। इसीलिए हम लोग भारत की महिमा का गुणगान जितना भी करें उतना कम है। लोग इसका गुणगान करते हैं और हम इसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। भारत भूमि हमारी सर्वोपरि है और भारत से बढ़कर के हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। राष्ट्रभक्ति पहले, देशभक्ति पहले, फिर इसके बाद अपनी भक्ति। ठीक है ना। तो बहुत जल्द हम आपके लिए इसके और भी भारत की महिमा नामक पाठ के बहुत सारी चीजें हम आपके लिए लेकर के आएंगे, लेकिन ये क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। इसका हम तृतीय भाग लेकर के आपके समक्ष बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अद्भुत बैच की तरफ से आपको धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।